नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार शायद कोरोना संक्रमण से लोगों को मरने देना चाहती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को देने के प्रोटोकॉल को देखकर तो ऐसा ही लगता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन उन लोगों को ही दिया जाएगा जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। इस पर अदालत ने कहा कि यह गलत है, यह पूरी तरह से दिमाग को इस्तेमाल ना किए जाने जैसा है। अब उन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है। अदालत ने कहा कि इस नियम से ऐसा लगता है कि आप लोगों को मरने देना चाहते हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने उपलब्धता को बढ़ाने के बजाय प्रोटोकॉल में ही बदलाव कर दिया है ताकि इंजेक्शन की कमी को छिपाया जा सके। अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है। कोरोना संक्रमण के शिकार एक अधिवक्ता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि आपका सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। बीते कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के कई उच्च न्यायालयों ने कोविड प्रोटोकॉल के पालन, ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की गई है। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर एक याचिका पर यह सुनवाई हुई है और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन देने के प्रोटोकॉल को देखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी नए प्रोटोकॉल के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन उन लोगों को ही दिया जाएगा जो ऑक्सीजन के सपोर्ट पर हैं। ये सरासर गलत है, यह पूरी तरह से दिमाग को इस्तेमाल ना किए जाने जैसा है। अब उन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलेगा जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सीधा सा सवाल है सर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जिस तरह का प्रोटोकॉल इस समय लगाया गया है उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कड़ी टिप्पणी की गई है। क्या वाकई में ये प्रोटोकॉल सिर्फ कमियां छिपाने के लिए है? देखिए पल्लवी जी, वास्तविकता तो ये है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि उसको लगाया और पेशेंट उसके चल देता है। ये विडंबना ऐसा वातावरण सा क्रिएट कर दिया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन ही पर्याप्त है कोरोना के लिए। सैकड़ों ऐसी दवाएं हैं जो उसके साथ दी जाती हैं। हाँ, ये विकल्प ये भी है और वो एक निश्चित खास कंडीशन में दिया जाता है रेमडेसिविर इंजेक्शन। देखिए, हमारी सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देती है, ना ही कोई इस प्रकार का काम करती है जो संदेह के घेरे में हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन के विषय में जो भी बयान दिया गया है वो सोच समझकर बयान दिया गया है और विशेषज्ञों की राय पर बयान दिया गया है। ठीक है, इस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार दोबारा लौट रही हूँ आपके पास। अखिल खान जो इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत करती हूँ अखिल जी आपका। लगातार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कोरोना संक्रमण को लेकर जितनी भी याचिकाएं डाली गई हैं उस पर सुनवाई की जा रही है। कल तक हम देख रहे थे कि केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई जा रही थी। आज केंद्र सरकार को लेकर भी कड़ी टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से की गई है और इस टिप्पणी में ये कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार शायद कोरोना संक्रमण से लोगों को मरने देना चाहती है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए पल्लवी, मैंने अभी परसों भी यही बोला था कि केंद्र सरकार जो है टोटली फेलुअर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये देश के लोगों को मारना चाहती है। ये बात, वे वर्ड मैंने यूज किए थे आपके चैनल पर ही। और ये जो हमारे मोदी जी हैं, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा देश हित में कि सर आप रिजाइन कर दीजिए, आप चले जाइए और आपकी पार्टी के किसी दूसरे मिनिस्टर को या बंदे को वो बना दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर, अगर आप देश को बचाना चाहते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर इस वक्त जो स्थिति हमारे देश की बद से बदतर हो चुकी है और मेरे ख्याल से, और मेरा अपना मानना है और जो एनालिसिस लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं,
कि जो विश्व के अंदर लोग बहुत ज्यादा परेशान है भारत की स्थिति देख करके, कहीं ऐसा ना हो कि विश्व के लोग इकट्ठे होकर के फिर वो लोग एक कमेटी बना करके हमारे देश को डाइट करेंगे, भाई ये करो नहीं तो तुम जो है पूरे विश्व के लिए खतरा बन जाओगे। ये पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और ये बैठे हुए हैं काले झूठ बोलने वाले, ये जो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे प्रवक्ता ये बीजेपी के, आप बताइएगा कि ये देश के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? इतनी बुरी स्थिति हो गई है और जिस तरह से ये जो लोग मर रहे हैं उसमें ये लोग राजनीतिबाजी कर रहे हैं। राजनीति मतलब इस वक्त मतलब कितनी शर्मनाक बात है, ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि इस वक्त राजनीति कर रहे हैं दिल्ली को अटैक करने की, दिल्ली को आइडेंटिफाई के मतलब एक अलग करके दिल्ली को और उसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर आपने पूरी पावर नहीं दी हुई है तो उसको मतलब आप दबा करके पूरे देश के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम जो किंग है, हम लोग यहाँ के जो है ना सबसे बड़े गुंडे हैं देश के, और हम जो गुंडागर्दी करना चाहेंगे वो गुंडागर्दी करेंगे चाहे तुम कुछ भी कर लो। ये देश, चलिए खान साहब, ये पावर की जो अभी आपने बात की, ये तो आज ही इसके प्रावधान लागू हुए हैं और दिल्ली की जो हालत है वो आज से खराब नहीं हुई है। जो केंद्र सरकार के लिए टिप्पणी की गई हाईकोर्ट की तरफ से, उस पर आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। अब एक प्रतिक्रिया इस पर भी दे दीजिए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के लिए साफ कह दिया है कि अब हमें आप पर भरोसा नहीं है। देखिए जो हाईकोर्ट बोल रहा है उसका अपना लिमिटेशन है, लेकिन देश की जनता, मीडिया देख रहा है, सब देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक हमारी पूरी टीम, पूरा आम आदमी पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है, जबकि बीजेपी के कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना सांसद वहां पे कोई मीटिंग कर रहे हैं, ना ही जो एमसीडी के जो लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, और एमसीडी के चेयरमैन तो पता नहीं कहां गायब है, चांद पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं पता नहीं। देखिए जो कंसर्न है हाईकोर्ट का हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये बात बताएंगे सबको कि हम 3 बार ओवरकम कर चुके हैं, 3 बार डिफीट कर चुके हैं दिल्ली के अंदर कोरोना को, 4थी बार भी डिफीट करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन ये जो आज अभी आप ये सोचिए खान साहब कि ये पीठ थपथपाने वाली बात है या टेंशन लेने वाली बात है कि देश में तो दूसरी लहर है और राजधानी दिल्ली में अकेले ये 4थी लहर है। ये बताइए पहले, ये पीठ थपथपाने का मौका है या टेंशन लेने का मौका है कि देश तो दूसरी लहर से गुजर रहा है और दिल्ली 4थी लहर से गुजर रही है? देखिए ये आप एक एक्सपर्ट हैं, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर रहा हूँ और मैं एनालिसिस कर सकता हूँ इसकी अच्छी तरह से, और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ये किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 50% लोग बाहर से आकर के इलाज करवा रहे हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के नहीं 50% लोग दूसरे हरियाणा, यूपी और दूसरे स्टेट से आकर के इलाज करवा रहे हैं और दिल्ली उन सबको हैंडल कर रहा है। अभी 15 दिन पहले तक जो है हमारे पास एक्स्ट्रा बेड थे, सारे एक्स्ट्रा बेड थे और एक्स्ट्रा बेड की कोई कमी नहीं थी किसी तरह की। लेकिन ये जो सर्ज आया है देश में, जो दूसरा आया सर्ज, जो दिल्ली में 4था सर्ज आया है, इसके बाद जो स्थिति हुई है, क्योंकि बाहर से 50% लोग आके दिल्ली के अंदर इलाज करवा रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर नाकाम रही है, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना शिक्षा सेवाएं, ना उन्होंने आर्थिक स्थिति, मतलब हर फ्रंट पे फेल है मोदी सरकार। मोदी सरकार को, मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोलूंगा आप फौरन जाइए, अगर देश को आप भला चाहते हैं तो ये गडकरी जी को आने दीजिए, वो कम से कम कुछ तो करेंगे देश का। आप जो है इस वक्त राजनीतिबाजी कर रहे हैं, जितने भी चैनल पे मैंने देख रहा हूँ, ये अभी मैं रिपब्लिक में था, वहां राजनीतिबाजी हो रही है, ऐसे एक्सपर्ट लाके बिठा रहे हैं जो सिर्फ गुणगान कर रहे हैं भाजपा सरकार का, मोदी सरकार का, मोदी का गुणगान कर रहे हैं। अरे इस टाइम गुणगान करने की जरूरत नहीं है सर इस वक्त जो है सबसे सीरियस, इतनी गंभीर हालत है, इसको मोदी जी तो नहीं आएंगे मुझे पता है, और दूसरे बीजेपी के नेता लोग हैं वो आए आगे कोऑर्डिनेट करें, पूरे देश की बागडोर संभाले, कोरोना की बागडोर संभाले देश की। खान साहब आप कह रहे हैं कि सभी लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे, उनके मुंह से एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं निकला और आप 10 मिनट से बोले जा रहे हैं खाली पीएम मोदी पीएम मोदी। अब आप खुद देख लीजिए सर गुणगान कौन कर रहा है। खैर मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास, अभी राघवेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। सर सीधी सी बात यह है, उन्हें तो लग रहा है कि आपने पूरा देश ही खराब कर दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि अब तो आपने एलजी भी लाकर बिठा दिए हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, अब उपराज्यपाल भी आ गए हैं, तो मैं उम्मीद कर लेती हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली की स्थिति सुधर जाएगी। जो अस्पतालों के बाहर हम हालात देख रहे हैं वो हालात अब 1-2 दिन में बदल जाएंगे, ऐसी तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। राघवेंद्र जी इसको जरा सुनो।
ठीक है सर, अभी ठीक देखिए, करवा लेते हैं। अगर हम तुलना करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री की पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लगे हुए हैं विकास क्या कर रहे हैं और बताइए। विकास है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। हम तुलना करते हैं पिछले 6 सालों में दिल्ली प्रदेश में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा था और हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 4 सालों में 60 ऑक्सीजन प्लांट लगाया। योगी जी का पूरा दुनिया जो है ना, योगी जी की बहुत प्रवेश कर रही। क्या एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके काम कर रहे हैं। हेलो पल्लवी जी। जी बोलने में असुविधा हो रही भाई, नहीं बोल पा रहे। ठीक है सर, एक बार ठीक करवा लेते हैं। इको की प्रॉब्लम हो रही है सर, एक बार ठीक करवा लेते हैं हम। अभी ठीक है राघवेंद्र जी? हेलो राघवेंद्र जी, अभी आवाज ठीक है? नहीं, आवाज आपकी सही आ रही। हम जो बोल रहे वही हमको पलट के सुनाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई हमसे कुछ पूछ रहा है। चलिए हम प्रयास करते हैं। देखिए अरविंद, चलिए राघवेंद्र जी, अगर आपको इशू हो रहा है सर, आप भी आवाज अगर इस तरीके से प्रॉब्लम कर रही है, आप भी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक बार ठीक करवा लेते हैं जो भी यहाँ पर अभी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी ठीक करवा लेते हैं। तब तक मैं खान साहब से ही सवाल ले लेती हूँ। देखिए खान साहब, बात ये है कि अभी तू मैं करने का तो वक्त है नहीं, क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर हैं और इन गंभीरता जैसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो तालमेल के साथ काम करना बेहतर है या फिर एक दूसरे की टोपी उछालने का? देखो पल्लवी, हम ना टोपी उछालने में बिलीव रखते हैं, ना ही किसी को अननेसेसरीली कमेंट करने में बिलीव करते हैं। लेकिन जो देश के अंदर सबसे जिम्मेदार लोग होने चाहिए, देश की जो सरकार है, जिनके पास हर तरह की पावर है, इनके पास हर तरह की सहूलियत है, हर तरह की फैसिलिटीज है, इनके पास पुलिस है, इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, इनके पास पूरा देश का कंट्रोल है। ये कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज ले सकते हैं बिना किसी स्टॉपेज के, जबकि दिल्ली सरकार ये नहीं कर सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सिंपल वे में रिक्वेस्ट करूंगा इस देश के सरकार से, क्योंकि मोदी जी से कहने से कोई फर्क नहीं, मैं देश की सरकार की बात करूंगा। इस देश की सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इस स्थिति के अंदर राजनीति को बिल्कुल तिलांजलि दे दें, बिल्कुल तिलांजलि देते हैं, और जो एक रोड मैप तैयार करना था वो रोड मैप तैयार नहीं किया, वो अब तैयार कर ले सर, क्योंकि ये दूसरी वेव जो देश में आई है वो तीसरी वेव भी आ सकती है। तो हमें अभी जो कुछ कर सकते हैं प्लानिंग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो है, जो एक्सपर्ट ने बोला हुआ है कि जो वैक्सीन है, अगर ये वैक्सीन जो है हम फर्स्ट टाइम ही बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की तादाद में अगर हम वैक्सीन लगा देते तो हर्ड इम्यूनिटी का चांसेस बहुत बढ़िया बन जाता। और आज हमें ये स्थिति नहीं पैदा होती। क्या इनके पास ये एक्सपर्ट नहीं है? 6.5 करोड़ जो है वैक्सीन बाहर भेजने का क्या जरूरत थी मोदी जी की? अपनी छवि चमकानी थी? अरे देश तो बर्बाद हो रहा है, आपकी छवि, आपकी लिपस्टिक आपके चेहरे को चमकाने से नहीं बनेगी। आपके दिमाग में क्या है, आपके अंदर दिल में क्या है, आपके लिए देश के अंदर कितना प्यार है, वो जरूरत है। वो चीज जो है ना, वो हमें जरूरत है इस देश को इस वक्त। तो वो एक जिम्मेदार सरकार के पदों पे देश की जनता, एक नागरिक एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो मर रहे हैं, चिताएं जल रही हैं और चिताओं को जगह नहीं मिल रही है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है वो बोलती है कि जो इंडिया में जो बताया जा रहा है मौतों का आंकड़ा, और जो लोग इससे ग्रसित हैं कोरोना से, उनका आंकड़ा उससे 5 गुना ज्यादा है। एक्चुअल फिगर 5 गुना ज्यादा है। और ये स्टेट को इन लोगों ने अपने स्टेट में ये बोला हुआ है, जहां जहां बीजेपी के राज है, कि भाई आप फिगर ज्यादा मत दो, फिगर को घटाओ। अरे ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है ये। और अभी की नहीं है ये पिछले 1 साल से चल रही है, जब से जो है ट्रम्प नमस्ते करके देश के अंदर कोरोना की एंट्री करवाई गई थी उस वक्त से। और अरविंद केजरीवाल ने उसी वक्त भी बोला था कि दिल्ली के अंदर जितनी भी फ्लाइट बंद कर दी जाए फौरन। फरवरी में मैंने टीवी चैनल के ऊपर ये बोला था कि भाई हमारे अरविंद केजरीवाल क्या, मैं खुद देख रहा हूं, देश की जनता देख रही है कि जो बाहर से आ रहा है कोरोना, ये बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दे चुका था पहले ही कि ये इसको खतरनाक है, इसको आप संभालिए। ट्रम्प नमस्ते किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद एमपी सरकार को उल्टाया जा रहा है। अरे भाई आप लोग क्या है, कितना पैसा खाएंगे, कितना देश का बर्बाद करेंगे? पैसे तो बर्बाद कर दिए, अब आप जनता लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। एक लिमिट से भी बदतर हालत हो चुकी है, लिमिट कब की क्रॉस हो चुकी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश की जनता से, और सबसे जरूरी मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के न्याय के सबसे टॉप के जो लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई साहब सर प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अब आ जाइए आप जो है आपको संभालना पड़ेगा देश को। अगर आप रियली में देश को चाहते हैं, देश के लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, और जो संविधान के अंदर हमारा एक राइट है, राइट टू लाइफ, अगर उसको प्रोटेक्ट करना चाहे तो प्लीज आइए और इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट पास कीजिए, पूछिए मत, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पास कीजिए इस सरकार को। ये सोई बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपसी समन्वय लगातार वही एक बात निकलकर सामने आती है कि बिना तालमेल के कुछ हो नहीं पाएगा। आपका जवाब हम लगातार लेंगे सर, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि शायद केंद्र सरकार लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से मरने देना चाहती है। इसी को लेकर लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहस लगातार जारी है। राघवेंद्र जी, बड़ी शिकायतें हैं देश की विपक्षी पार्टियों को देश की सत्ता पक्ष पार्टी से। हम देख पा रहे हैं कि कोई भी ऐसी कामयाबी नहीं गिनाई जा रही और अकील खान ने तो यहां तक कह दिया कि आप क्या विदेशों में अपना मुंह चमकाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि आपके देश के हालात तो इस तरीके से हो गए। बताइए राघवेंद्र जी। ये अकील खान की है, मात्र 1.25 करोड़ वाले प्रदेश को नहीं संभाले पा रहे हैं और देश की बात कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से रूपकबाजी कर रहे हैं, दिन में 3 पत्रकार वार्ताएं करते हैं, कलर सीधा करके लगातार हर टीवी चैनलों पे, नेशनल चैनलों पे अपना भाषण देते हुए नजर आते हैं। लेकिन पिछले 6 वर्षों में एक भी ऑक्सीजन प्लांट दिल्ली में नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश ने 60 ऑक्सीजन प्लांट पिछले 4 वर्षों में लगाया है। केंद्र की सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। हम लोग वाले लोग हैं, हम लोगों ने लगातार देशों को जब उनके लगातार उनके मदद करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान में हर देश से कोरोना संक्रमण में हमारे देश को मदद मिल रही है। ये बात करेंगे जब उत्तर प्रदेश में लगातार हमारा 30 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में हमारे योगी सरकार ईमानदारी से जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ कोरोना के टेस्ट हो चुके हैं और 2 करोड़ कोरोना के टीके को देश की बात कर लेते हैं। अभी देश की बात करेंगे, बिल्कुल देश की बात कीजिए। अस्पतालों को
हदगिर्द किया जा रहा है। ये क्या बात करेंगे? जरा से दिल्ली ऐसे प्रदेश को ये संभाले नहीं पा रहे हैं। मुझे याद है 15 अप्रैल को इनके अरविंद केजरीवाल पत्रकार वार्ता करके कहते हैं हमारे दिल्ली में कतई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कतई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद ही छाती पीटने लगे। पल्लवी, मैं इसका जवाब दूं? बेडों की संख्या खत्म। पल्लवी, ये एक ड्रामेबाज मुख्यमंत्री है। पल्लवी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। ये 160 से ऊपर प्लांट इन्होंने 6 महीने पहले लगाए थे। अब मेरी बात हो जाने 6 महीने पहले लगाए थे। 1600 अभी कितने प्लांट लगाए बताइए? 12 प्लांट से ज्यादा नहीं लगातार अपनी छवि चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। एक वाहियात मुख्यमंत्री एक भी प्लांट नहीं लगाया है। उसको तो अभी सुनिएगा, अभी आपने परमिशन दी है। अभी दिल्ली सरकार को, राज्य सरकारों को ये केंद्र सरकार ने अभी परमिशन दी है कि आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। 1600 करोड़ रुपए विज्ञापन में करने की परमिशन अभी दी है। दिल्ली का मुख्यमंत्री 1600 करोड़ रुपए सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन का टैंकर सुन लीजिए आप, यहाँ सुन लीजिए। जब मैं बोलूँ यार, हाई कोर्ट ने कहा आज केंद्र की सरकार को ऑक्सीजन आपको दे रही है, आप लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? वर्तमान में दिल्ली प्रदेश के पास एक भी ऑक्सीजन का टैंकर नहीं है। ये बताइए 1600 करोड़ रुपए ये काला झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अरे आप झूठ बोलते हैं। काला झूठ बोलना बंद कर दीजिए। चलिए एक एक करके बात करेंगे सर, एक एक करके बात करेंगे। राघवेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। खान साहब, उनकी ही बारी थी, वो कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं तुरंत आपके पास लौटूंगी क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की ही बातें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए एक बार राघवेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बताइए। देखिए, ये 1 करोड़ 25 लाख की आबादी, ये लोग संभाले नहीं पा रहे हैं। मैं पूर्व में कह चुका हूँ 1600 करोड़ रुपए विज्ञापन पे इन लोगों ने क्यों खर्च किए? सर अभी लगातार हर मिनट पे हर चैनल पे अरविंद केजरीवाल भाषण देते नजर आते हैं। वर्तमान में एक भी टैंकर दिल्ली में ऑक्सीजन टैंकर नहीं है। हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी? जग जाहिर है वर्तमान में दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री कतई कोरोना संक्रमण के लड़ने के लिए गंभीर नहीं है। ठीक है, मैं जाऊं खान साहब के पास। बताइए अकील जी, वो कह रहे हैं कि प्रचार में आपने दुनिया भर का पैसा लगा दिया, आप ऑक्सीजन प्लांट ही लगा लेते, और इसके अलावा एक बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अभी लगभग पूरे देश के हर राज्य की स्थिति ऐसी ही है, कहीं कोई ज्यादा हालात ठीक नहीं है। बावजूद इसके सबसे ज्यादा सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल क्यों रहते हैं? टीवी पर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल क्यों नजर आते हैं? बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो लग रहा है कि चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए, चुपचाप काम कोई नहीं कर रहा है। जो देश की परिस्थिति 3.5 लाख से ऊपर हो चुकी है और जो मरने वाले की संख्या 3000 से ऊपर हो चुकी है, ये बता रहा है कि क्या पोजीशन हमारे देश की। और आप ये बताइए अरविंद जी, जो पूरे दिल्ली को, देश को मतलब ये संदेश दे रहे हैं, इससे बहुत इफेक्ट हो रहा है। बाकी जो जमीनी काम है, अभी जितने एक हफ्ते के अंदर जो हमने एक्शन लिए हैं ये सच जाने के बाद, वो मैं बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन की बात पहले सुन लीजिए। अब आप ऑक्सीजन जो है अभी केंद्र सरकार ने अलाउ किया है इंपोर्ट करने के लिए। अभी तक अलाउ नहीं था, अभी तक अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं किया था। तो अभी राज्यों को अधिकार दिए हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फौरन हमने एक्शन लिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक्शन लिया है और 21 प्लांट, बने बनाए प्लांट, रेडीमेड प्लांट फ्रांस से आ रहे हैं और 18 कैरी करने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने वाले ट्रक आ रहे हैं और फौरन विदिन ए मंथ 21 प्लांट लग जाएंगे। उसके अलावा टोटल 44 प्लांट हम लगा रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक भी प्लांट नहीं था, ना हमें परमिशन थी लगाने की। अभी पूरा इंपोर्ट करके लगा रहे हैं ऑक्सीजन। जैसे ही हम लोगों को अधिकार दिया है, इनके पास अधिकार 1 साल 1.5 साल से इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है मोदी जी ने। तो मोदी जी से बात करने का कोई मतलब नहीं बैठता। आप, मैं तो कहूँगा गडकरी जी को आ जाने दीजिए जल्दी, जितना अगर देश की स्थिति सुधारनी है तो। गडकरी जी ने आपको अपॉइंट किया है क्या सर कि मेरा नाम ले लीजिएगा 3 बार, तो हो सकता है मैं आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन जाऊं? इसके अंदर थोड़ा सा समझदारी है। किस बंदे के अंदर ये पूरा देश जानता है और सारे न्यूज चैनल वाले जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये तो नहीं था कि केजरीवाल जी को आ जाने दीजिए प्रधानमंत्री, अब उन्हें बनने दीजिए। वो तो देश बनाएगा, वो देश की बात। अभी इस वक्त जो है मिस्टर गडकरी की जरूरत है। मोदी जी को जाना चाहिए। देश के अंदर प्यार, थोड़ा सा भी प्यार करते हैं देश को, थोड़ा सा भी अगर दिल में दर्द है, जो मर रहे हैं लोग, उनके लिए मोदी जी को, तो मोदी जी फौरन रिजाइन कर दे। भैया प्लीज चले जाइए, आप देश को
सोचने दीजिएगा, आने दीजिए गडकरी जी को, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा। और उसके अलावा ये तो खैर छोटी बात हो गई है, ये जो यूपी की बात बता रहे हैं हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता जी, उसके देखिए जो योगी जी की सरकार ने जो बोला, योगी जी इस तरह बोला, कितनी उसकी भर्त्सना हुई है पूरे देश में, विदेश में भी। वाशिंगटन पोस्ट तक लिख रहा है कि यार ये क्या है, चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट के, इंडिया जैसे कंट्री के, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, हॉस्पिटल स्टाफ को थ्रेट कर रहे हैं। ये तो हद की भी हद है, ये तो दिमाग उधर कोने में फेंक करके आकर के बात करने वाली बात हो रही है। कुछ समझना चाहिए। और बीजेपी के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं, मैं ये जानता हूं, जो इस सबसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं बीजेपी से, लेकिन उन सबको सप्रेस कर दिया गया है। ये गुंडागर्दी करके मोर्चा गैंग ने जो गुंडागर्दी की है, उसकी वजह से पूरे सप्रेस हो गए हैं। अच्छे लोग भी नहीं आ पाते हैं बाहर कुछ कहने के लिए, बुद्धिमान लोग हैं लेकिन वो भी उन्होंने सप्रेस कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा देश की जनता से कि उन्हें अब जो है ना आगे बढ़ना पड़ेगा अपने आप को संभालने के लिए। अब आगे जो फोर्थ लेयर है या थर्ड लेयर जो है वो ना आ पाए, हमें आज तैयारी करनी है। और सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट जो दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली ने एक्शन ले लिया एक महीने के अंदर, बता रहा हूं 1 महीने के अंदर ये सारे प्लांट आ जाएंगे, विद इन ए मंथ सारा कंट्रोल हो जाएगा ऑक्सीजन का, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड करने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने, चीफ मिनिस्टर ने गुंडे भेज करके ट्रकों को रुकवाया है और क्रिएट करने की कोशिश की है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की शॉर्टेज, जबकि 50% इनके लोग दिल्ली के अंदर आकर के इलाज करवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये देश के अंदर देश की जनता, देश का दिल है दिल्ली, सबको इन्वाइट करता है, सबको इम्प्रेस कर रहा है अपने दिल के अंदर। लेकिन दिल्ली के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मोदी सरकार, और जिस तरह से उन्होंने एसजी को जिस तरह बीच में डाल करके अब और बीच में रोड़े अटकाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिल्कुल खान साहब, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हालात दिल्ली के सुधर जाएं, चाहे वो दिल्ली सरकार सुधारे या फिर केंद्र सरकार या दोनों मिलकर सुधारें। फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। राघवेंद्र जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की
पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बेकाबू हालात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सवाल किया है कि यूपी पंचायत चुनावों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने हाथ जोड़कर एक बार फिर यूपी सरकार को 14 दिन के लिए बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के 5 बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर 29,824 नए मामले सामने आए हैं। ऑक्सीजन की कमी, बेड की किल्लत और जरूरी दवाओं के अभाव में बीते कई दिनों से कई मरीजों की जान चली गई। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को जमकर फटकारा। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। डॉक्टर्स की कमी है, ऑक्सीजन नहीं है, L1, L2 हॉस्पिटल नहीं है। कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन जमीन पर सुविधाओं की भारी किल्लत है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने आगे कहा कि हम आपसे हाथ जोड़कर आप विनती करते हैं और आपसे आपके विवेक का इस्तेमाल करने का अनुरोध करते हैं। जज ने कहा कि अगर राज्य के हालात नियंत्रण में नहीं है तो 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने में देरी ना करें और अपने नीति निर्माताओं को सुझाव दें। चलिए इस अहम खबर पर भी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी पहले से ही हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। उनके अलावा कांग्रेस से सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कोई पहली बार टिप्पणी नहीं कही है। इससे पहली बार भी वो आपको कह चुके हैं कि 5 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दो। आज तो उन्होंने ये कह दिया है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। क्या हाईकोर्ट के आदेश का भी आप पालन नहीं करेंगे? अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन से स्थिति सुधर सकती है, तो क्या आप बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, आवाज देखिए, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। लखनऊ हाई स्पष्ट आदेश दिया था कि 5 मई तक इसका गठन हो जाना चाहिए ग्रामीण अंचलों का। उसी के आदेश पर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव कराए और चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव हुए। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं कोई इस प्रकार की भूमिका नहीं रही है। पहली बात तो ये साफ हो जाए। दूसरी बात, हमारे योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना के को लेकर के ईमानदारी से लड़ रहे हैं और पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से कोरोना का सफाया हो सके। लगातार पिछले 4 दिनों से स्थिति थोड़ी कम भी हो रही है और इससे कमी हुई है। संतोष की बात है, अब ये जो है कोरोना हमारे बिल्कुल कब्जे में आ गया है और उत्तर प्रदेश में लगातार टीकाकरण 200,000 केंद्रों में वैक्सीनेशन जारी है। वर्तमान में 2 लाख टीके पर डे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दवा की कमी नहीं है, कहीं कोई किसी प्रकार की इंजेक्शन की कमी नहीं है, गैस ऑक्सीजन की भी कहीं कोई इस प्रकार की किल्लत नहीं है। लगातार प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण ईमानदारी से हमारे कब्जे में आ गया और आगे आने वाले 10-15 दिनों में इसका जो है न्यूनतम स्तर में जाने की पूरी संभावना है। हमारी सरकार जो है टीम 11 के साथ लगातार बैठकें करती रहती है और उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसको लागू करती है। हाई कोर्ट के आदेश का हम पालन करते हैं। समय आने पर अगर आवश्यकता हुई तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। क्योंकि बात यह है, कोरोना संक्रमण अब हमारे देश से जाने वाला नहीं है। हमको उसके साथ जीना
सीखना होगा। मुझे याद है पिछले मार्च अप्रैल में जिस जब एक बात के लिए मैं आपको टोक रही हूँ सर, कोरोना संक्रमण के साथ जीना सीख तो लेंगे, मरना कैसे सीखें वो तो नहीं सिखाया ना आपने कि कोरोना संक्रमण के साथ अब मरना भी सीख लीजिए। आप जो इतनी बातें कह गए सर, सब कुछ सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन जब धरातल पर जाके स्थिति देखते हैं ना, एक हॉस्पिटल के बाहर जाकर आधे घंटे के लिए खड़े हो जाइए, सारी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। अगर हमसे कोई शब्द में निकलने में त्रुटि हो गई तो क्षमा मांगते हैं। देखिए वास्तविकता ये है, कोई भी जब वायरस आता है, वायरस हमेशा के लिए आता है, उसके जो है संस्करण नए नए आते रहते हैं। हमारे यहाँ लगातार जो है टीकाकरण हमारे देश में और प्रदेश में लगातार चल रहा है। जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन पूरी लगभग 80% समाज को हो जाएगा, जनता को हो जाएगा, तो यह संक्रमण काबू में आएगा। देखिए हमें जो है इसको जो है काबू में भी करना है और देश की जो है देश और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां भी नहीं रुकनी चाहिए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार ईमानदारी से काम करती है। ठीक है सुजाता जी, इनकी ईमानदारी पर आपको कोई शक है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन सब कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो ईमानदारी का असर ना धरातल पर एक तस्वीर ऐसी नजर नहीं आती किसी राज्य से जो देखकर हमें सुकून मिल जाए कि चलिए यहाँ तो स्थिति ठीक है। अभी कह दिया आपने, बहुत अच्छी बातें कह दी सर, मैं आपकी हर बात को मान भी लेती हूँ, लेकिन जो तस्वीरें हम रोजाना देख रहे हैं ना, ज्यादा दिन बीते नहीं है, आगरा की महिला की तस्वीर आज तक हम दिखाते आ रहे हैं किस तरीके से वो महिला ऑक्सीजन के अभाव में अपने ही मुंह से अपने पति को सांस देती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद भी उसका पति नहीं बच सका। इन तस्वीरों के बाद भी आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पता नहीं आप कहाँ जी रहे हैं, बताइए सुजाता जी। देखिए जहाँ पे काम अच्छी तरह हो उसका नाम पहले लेना चाहिए ताकि ये पॉजिटिविटी चाहते हैं ना, इस वक्त देश को पॉजिटिविटी की बातें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि पॉजिटिव आप तब हो सकते हैं जब लोगों की जानें बचे। आप महाराष्ट्र की सरकार को अगर देखें तो हमें उद्धव ठाकरे जी की बातों को मानना पड़ेगा, उनसे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने देखा कि बिना बात करे, बिना हल्ला गुल्ला करे किस प्रकार से वो काम करते रहे। आज पूरा देश जानता है कि उन्होंने स्थिति को कैसे संभाला। और अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो उन्हें याद रखना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान की, लोग भारतीय हैं और हमारे देश का अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ये कहा गया कि हमने अमर उजाला की उस खबर का संज्ञान किया है जिसके तहत ये बताया गया कि 135 शिक्षा मित्रों की मौत हो गई इलेक्शन ड्यूटी पर, और ये लोग पंचायत चुनाव जो करा रहे थे, अब गांव में लोग मर रहे हैं, घर घर में कोरोना ग्रसित मरीज बैठे हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के आगे हाथ क्यों जोड़ना पड़ा हमारे माननीय उच्च न्यायालय को? उसका एक कारण है, क्योंकि जब पहली बार कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन कर दीजिए तो ये भागे भागे सुप्रीम कोर्ट गए जहां इनको स्टे मिल गया, तो ये उससे बड़े खुश हो गए। उसके बाद इन्होंने दूसरा तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि अगर किसी भी अस्पताल से किसी ने भी कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है तो हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगा देंगे। आप मुझे बताइए कि आप जर्नलिस्ट है, आप मीडिया हाउस है, आप लोगों को डराने की ये कोशिश नहीं है कि आपको भी एक मैसेज भेजा जा रहा है कि हमारे यहाँ स्थिति खराब है, अच्छी है, आप इसे ना दिखाएं वरना कार्रवाई होगी। मगर ये किस की आवाज को रोकेंगे? सोशल मीडिया का जमाना है और पूरा देश देख रहा है। आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट है और मैं उनको अजय सिंह बिष्ट ही समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने केवल अपना भी नाम बदल दिया होगा मगर स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहे। अजय सिंह बिष्ट को समझना पड़ेगा कि हमें लोगों के लिए काम करने के लिए चुना जाता है, सच्चाई को छुपाकर लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। आपको पता होगा, राजनीति की बात नहीं, ये कोई भी राजनेता कर सकता था, मगर प्रियंका गांधी ने लखनऊ के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर भेजा है और इसमें मैं चाहूंगी कि प्रियंका गांधी का नाम हटाकर राजनेता कर दीजिए या एक नागरिक कर दीजिए ताकि इस पे राजनीति ना हो।
कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, किसी और पार्टी का व्यक्ति हो, हम सबकी जिम्मेदारी है इंसान होने के नाते कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का बचाव करें। अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार को देखें, इन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है, इसलिए हाथ जोड़ा माननीय उच्च न्यायालय ने कि अहंकार में डूबी सरकार, कुछ तो सुन लो, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को बचा लो, क्योंकि ये इंसान है, ये मानव है। आप अपने आप को बचाने की बातें कर रहे हैं, आप लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं, कह रहे किल्लत नहीं है। चारों तरफ तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? क्या वो महिला जो अपने पति को अपने मुंह से सांस दे रही थी और बचा नहीं पाई पति को, क्या वो झूठी खबर है? क्या मुजफ्फरनगर के अस्पताल के बाहर खड़े लोग, खड़ा एक पुलिस वाला जिसने अपने बच्चे को खो दिया, जो हर चैनल पे हमने देखा, क्या उसके बच्चे की मौत का आपको दुख नहीं है? क्या इस पर आप राजनीति करेंगे? आप ये दिखाकर कि स्थिति ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप विश्व गुरु बनाने चले थे और आज आप देखिए कि पूरी दुनिया के सामने सबसे बुरी स्थिति हमारी है। और पल्लवी जी, आखिरी बात कहकर समाप्त करती हूँ कि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आए आपके चैनल पर, अन्य चैनलों पे, एक ही बात कहते रहे, हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दूसरे देशों को देखो, वो विकसित देश है, मगर हमने चीजों को संभाल रखा है। मगर आज क्या कह रहे हैं कि अरे दूसरे देशों का हाल इतना बुरा हुआ और हमें पता ही नहीं चला कि ये होने वाला है। तो प्रधानमंत्री सो रहे थे, या प्रधानमंत्री को प्रचारक बना के आपने रखना है, प्रचार मंत्री बनाना है, तो देश को नहीं चाहिए ये प्रचार मंत्री। अपनी भारतीय जनता पार्टी में रखिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के पास क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जिसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए और फुल टाइम प्रधानमंत्री बने वो, और लोगों की मदद करने के लिए सामंजस्य बैठाए। आज इन्होंने विभाजित किया देश को, आज सबको ही लड़ रहे हैं। लेकिन आज वक्त आ गया है कि आंखें खोले और जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, जो लताड़ आपको लगाई है, उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि यही सत्ता की भी आवाज। ठीक है, बताइए राघवेंद्र जी, जो भी कुछ कहा सुजाता जी ने, उन पर तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। एक बात, अपना भी एक सवाल ऐड कर देती हूँ। ना सिर्फ विपक्ष, ना सिर्फ जनता, आपके ही दो सांसद भी आपके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। कौशल किशोर उनमें एक हैं, वो लगातार ऑक्सीजन की मांग के लिए कितने वीडियो डालते रहे। उनके खुद के भाई का कोरोना से निधन हो गया, इससे दुखद बात और क्या हो सकती है। इन लोगों को लेकर क्या कहेंगे सर? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने भी ऑक्सीजन की कमी का मसला उठा दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ भी कोई मामला दर्ज करवा दिया जाएगा? देखिए, एक बात तो ये तय है, ये एक महामारी है, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। इस बात को दिमाग में रख करके हमें अपनी बात को रखना चाहिए। देखिए, कहीं कोई कमी और अधिकता ये सब तो बनी रहती है, और ईमानदारी की बात है, हमारी किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पहले आपको अपने गरिमान में भी झांक लेना चाहिए। आप लोगों ने महाराष्ट्र की क्या दुर्गति कर डाली है, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ की क्या दुर्गति कर डाली है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देखिए, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बसपा। वर्तमान में जो ये समय है, सबको साथ मिलकर खड़े, क्योंकि इन्हें पता वता कुछ नहीं होता, टीवी चैनल पर आ जाते हैं। बताइए, बता दूं इन्हें? एक बार बात कंप्लीट हो जाने दीजिए राघवेंद्र जी की, मैं तुरंत लौटूंगी सुजाता जी आपके पास। बताइए राघवेंद्र जी। चाहे कांग्रेस का कोई नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी को मैं शामिल कर ले रहा हूँ, उसमें मैंने दलों को शामिल किए रहा हूँ। इन लोगों ने जनता को जागरूक करने के लिए क्या काम किया? इन लोगों ने समाज में क्या वैक्सीनेशन करवाया? अगर राहुल गांधी अपना वैक्सीनेशन करा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। अरे राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो तुम्हारी पार्टी का भाई, मुख्यमंत्री तुम्हारी पार्टी का है। पार्टी पॉलिटिक्स करोगे, पार्टी पॉलिटिक्स करोगे, सुनोगे भी। वातावरण खराब करने का काम, कुछ तो शर्म करिए। जागरूकता काम करने के लिए कोई, अरे जागरूकता का काम सरकार को करना है ना। आप तो कह रहे हो कोई घर से बाहर ना आए, हम तो जो कर रहे हैं। बात होने दीजिए भाई। अरे आप चुप रहिए, झूठ बोलेंगे तो बोलने दूंगी क्या? झूठ बोलेंगे तो बोलने नहीं दूंगी, समझ में आया? आप देखिए कि यूथ कांग्रेस किस प्रकार का काम कर रहा है। एक एक करके बात करेंगे। अरे परिस्थितियों की गंभीरता को समझिए, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है राघवेंद्र जी, सुजाता जी, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं सर। और छींटाकशी करना छोड़िए, छींटाकशी करना अब भी समय हम बंद कर दे तो बेहतर रहेगा।
सीधे सोल्यूशन पर आते हैं कि क्या किया जा सकता है। जो समय बीत गया उसे हम नहीं लौटा सकते, जो आने वाला समय है, आने वाले समय की गंभीरता को अभी से हम समझ लें, क्योंकि पहले हम ये गलती कर चुके हैं। तो बेहतर यही है कि सर अभी आप मुझे पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, और अभी भी जब लगातार हाईकोर्ट की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि जब तक आप लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तब तक आप कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो बात क्यों नहीं सुनी जा रही? कौन से आपके नीति निर्माता ऐसे हैं जो आपको इस तरह के सुझाव दे रहे हैं, और आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? सीधा सा सवाल है राघवेंद्र जी। देखिए, कोई आंकड़ा नहीं छुपाया जा रहा है। इस प्रकार का भ्रम जो है कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल फैला रहे हैं। अरे सर, कांग्रेस कोई भ्रम नहीं फैला रही, हमारी भी आंखें हैं, हमारी भी समझदारी है। किसी के बस की बात नहीं है वर्तमान में सोशल मीडिया के जमाने में। मैं ये पूछ रहा हूँ, कांग्रेस के नेता क्या अपनी भूमिका का निर्वहन अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ सरकार में नहीं है, सरकार में आप है, पूरा सिस्टम आपके हाथ में। आप कुछ बताइए मुझे, 15 चीजें कैसे बोल रहे हैं? तुम कुछ भी बोल रहे हैं। इसका जो है मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। अरे कुछ तो शर्म करिए, ये लोग सरकार में बैठे हो और आंकड़े छुपाओगे, लोगों को धमकाओगे, डराओगे, लोग डर जाएंगे। करो मुकदमे कितने करने हैं? अजय सिंह बिष्ट हत्यारा है, अजय सिंह बिष्ट की वजह से आज लोग मर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाला अजय सिंह बिष्ट, उसकी वजह से लोग मर रहे हैं। कर दो जितने मुकदमे मुझ पर करने हैं, करो, करके दिखाओ, करके दिखाओ। लोगों की मौत के जिम्मेदार अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह बिष्ट की वजह से आज अस्पतालों की बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की स्थिति को अगर खराब किया है तो अजय सिंह बिष्ट ने किया है। अजय सिंह बिष्ट ने कितने लोगों को जेलों में डाला, किस प्रकार से डॉक्टर कबीर खान को जेल में डाला। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज माननीय उच्चतम न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज एनवी रमन्ना जी ने कहा है कि सिद्दीकी कपन को दिल्ली मूव किया जाए क्योंकि उसे कोविड हो गया है। और ये कोविड क्यों हुआ? ये आपकी वजह से हुआ, ये आपकी सरकार की वजह से हुआ, ये अजय सिंह बिष्ट की वजह से हुआ, क्योंकि आपने जेल में उसको डाला उसे प्रताड़ित करने के लिए, क्योंकि वो हाथरस जा रहा था। और आपकी सरकार जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार आपकी सरकार है। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप सम्मान से बात कर रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट की वजह से इतने लोग मर रहे हैं, छुपा रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय भी ये बात कह रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ये बात कह रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने तो आंकड़ों की भी बात करी है कि आपने आंकड़ों को छुपाया है। अगर आप देखें कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या क्या बातें कही हैं, तो ये बात साफ है कि उन्होंने कहा है कि यूपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दिए हैं कि अगली तारीख तक ये बताए कि उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं करवाया पंचायत चुनाव में। आप मुझे बताइए कि पंचायत चुनाव इस वक्त कराने जरूरी थे क्या? इस वक्त आप रोक नहीं सकते थे क्या? आपको जरूरत नहीं थी कि आप इलेक्शन कमीशन के सामने जाते, उनको पिटीशन करते? सारी पार्टियां कह रही थी, तो आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए। बोल लिया, दोनों ने इतना एक साथ बोल लिया कि दोनों की बात समझ में नहीं आ रही। अब एक एक करके सार्थक बहस कर लेते हैं, ठीक है? सुजाता जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए मैम, लगातार ये बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चेता दिया था, लेकिन राहुल गांधी की चेतावनी के बाद भी कांग्रेस शासित राज्यों में क्या बदलाव आ गया? क्या आपने वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिए? क्या आपने वहां पर एडवांस में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और तमाम बेड वगैरह की सुविधा पहले से ही कर दी थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हो पाया ना। अगर राहुल गांधी की चेतावनी का उनके ही शासित राज्यों में असर नहीं दिखा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई उनकी और बात मान लेगा? नहीं, देखिए, मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है तो पावर जो है वो सेंटर के पास होते हैं। और मैं इसमें एक बात अवश्य जोड़ना चाहती हूँ कि अभी जब दिल्ली वाले मामले में कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और कुछ अस्पताल हाईकोर्ट में गए थे, तो वहां पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि सज्जन जिंदल को कैसे चिट्ठी लिख दी अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अगर कोई भी सरप्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है कोई प्लांट, तो वो जाएगा सेंटर के कॉर्पस में और वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेंटर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। आपको याद होगा, अगर हम बार बार कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे, संघीय ढांचे पे प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम बने हुए हैं उन पर इन्होंने इस प्रकार का प्रहार किया है कि आज ये कह रहे हैं
फेडरल स्ट्रक्चर कहाँ है, आपने क्यों नहीं किया? मैं आपको यही बता रही हूँ कि ये केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि 162 जो प्लांट्स लगने थे उसका पैसा इन्हें रिलीज करना था। 21 अक्टूबर 2020 को ये टेंडर फ्लोट किया था ऑनलाइन, और उसके बाद आपको याद है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना की जंग हम जीत गए हैं। जनवरी के अंत में वो ये कहते हैं, फिर उसके बाद वो इलेक्शन रैलीज में बिजी हो जाते हैं, और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि 162 जो ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं, जिसका पैसा मैं आपको बता रही हूँ 201 करोड़ 58 लाख रुपीस पीएम केयर्स फंड से आना था। आप मुझे बताइए अब कि क्या ये जिम्मेदारी हम राज्यों को बोल सकते हैं? आज डीआरडीओ ने ये ऐलान किया है कि पीएम केयर फंड से अब डीआरडीओ की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। एक चीज और है सुजाता जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जो भी आपने बात कही है ठीक है, 100% सही होगी, लेकिन एक चीज ये है, क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अगर उन्हें पहले से पता था कि इस तरह की स्थिति आने वाली है, वो बेड बढ़ा लेते, क्वारंटीन सेंटर, कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन के बारे में तो आप खैर बोल ही चुकी हैं, वेंटिलेटर्स, अभी अस्पतालों की कमी हो रही है, एम्बुलेंस की कमी हो रही है, क्या ये भी केंद्र के अधीन आ रहा था? अगर महाराष्ट्र के बीड जिले में अगर एम्बुलेंस की कमी है तो उसमें केंद्र क्या कर सकती है? क्या बीड जिले के लिए भी केंद्र की तरफ से यहां पर एम्बुलेंस आएगी? क्योंकि हम कल ही तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरीके से बीड जिले में एक छोटी सी एम्बुलेंस में 22 शवों को ऐसे जानवरों की तरह ठूस कर भरा गया था और उसे उठाकर वो लोग ले गए। तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है इन परिस्थितियों के लिए? मैं बता रही हूँ आपको, देखिए जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी एक जने नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाराष्ट्र की सरकार को देखिए, अभी उन्होंने जितने कदम लिए हैं इस पूरे वर्ष में, उनकी सरकार को गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही है, आपने ये देखा है। लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे जी जो है अपने काम पे लगे हुए हैं। और आपको बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया और मात्र 4 दिन के अंदर केसेस जो है वो 8,000 से 4,000 तक पहुंच गए। इसका क्या मतलब हुआ कि वो हर उस कदम को उठा रहे हैं जो कदम उठाए जाने चाहिए। इसीलिए हमें एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। अब आपने कहा कि बेड, ये सारी चिंताओं का विषय है। अगर हमारी केंद्र सरकार ये कह रही है कि अब डरने की बात नहीं है, हम कोविड की लड़ाई जीत गए हैं, तो आप मुझे बताइए क्या आप, मैं, राज्य सरकारें इस बात को नहीं मानेंगे? दूसरी बात, अगर हमारे यहाँ जो रैलीज हैं वहां पे रैलीज नहीं होती, अभी आपको पता है कुंभ का आखिरी स्नान कल करवाया गया, कोई नियमों का पालन नहीं किया गया। और आज सुबह से एक व्यक्ति के लिए मैं बेड ढूंढ रही हूं और किसी हॉस्पिटल में एक 72 इयर्स व्यक्ति के लिए जो कैंसर पेशेंट भी है, एक बेड नहीं मिल रहा है उत्तराखंड में, जहां स्थिति इतनी खराब नहीं थी। लेकिन कुंभ यहां कराकर जब केसेस 1983 थे 31 मार्च को, आज 44,000 को पार कर चुका है ये आंकड़ा। अब आप मुझे बताइए कि जो लोग यहाँ से गए हैं वो हर जगह गए ना, और अगर सख्ती का पालन नहीं किया गया तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस वक्त पूरा फोकस केवल और केवल कोविड पे रहता, और प्रधानमंत्री केवल और केवल इस चीज को बार बार बोलते कि कोई भी राज्य इसे हल्के में ना ले। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम जीत गए, तो क्या आप और मैं विश्वास नहीं करेंगे? हमें क्या पता कि प्रधानमंत्री को कुछ पता ही नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि किस तरह से आपको आंकड़ों को देखना होता है या स्टडीज होती हैं। ये तो हमें नहीं पता था ना, अब पता चला। अब उनकी बातों पे भरोसा नहीं है, इसके पहले तक तो करना था उसी प्रकार से। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि राज्य सरकारों को और काम करना चाहिए था, अपने दम पर काम करना चाहिए था, क्योंकि उनको तो और एक्सपीरियंस रहा होगा कि प्रधानमंत्री बोलते कुछ है और करते कुछ है और होता कुछ है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं अपनी हर राज्य सरकार को, जो कांग्रेस की सरकारों को कह रही हूँ, इनके बारे में तो बात करना बेकार ही है, कि राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी और भी सीरियसली करना चाहिए था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस प्रधानमंत्री के जो नाकारापन है उसका ज्यादा था। तो जिम्मेदारी है, लेकिन प्रधानमंत्री कारण है। ठीक है, अब एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि समय की भी कमी है। राघवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुजाता जी बताइए राघवेंद्र जी, और मैम एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। बताइए राघवेंद्र जी। देखिए, सुजाता जी ने इतना लंबा चौड़ा बिना अर्थ का भाषण दे डाला, मैं तारीफ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो है जो स्वास्थ्य विषय है, राज्यों का विषय है। क्या केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए रोकती रही है? अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ सुजाता जी, आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।
देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी महाराष्ट्र में क्यों हुई है? लगभग 10% वैक्सीन की बर्बादी महाराष्ट्र सरकार ने की है। क्योंकि ये भाई क्या ईमानदारी से वैक्सीन का वितरण केंद्र सरकार नहीं कर रही है? क्या ऑक्सीजन का वितरण केंद्र सरकार नहीं कर रही है? क्योंकि ये विषय मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, ये विषय तो मैंने आपकी बात को संज्ञान में लाने के लिए कहा है। मैं अब आता हूँ, जवाब दे दूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी ईमानदारी से कोरोना से लड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वर्तमान में जब हमें याद है, जब उत्तर प्रदेश में पिछली बार कोरोना आया था अप्रैल माह में, मात्र 64 टेस्ट हुआ करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे हैं और आगे आने वाले 10 तारीख तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य है। हमारे यहाँ लगातार जो अस्पताल है उनका अधिग्रहण किया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया जा रहा है और हमारी योगी सरकार ने इस बात आदेश दिया है, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो उसको आपको यथोचित उपचार देना पड़ेगा और उसका खर्चा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी। निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 15 मिनट से ज्यादा रुकना नहीं पड़ता है और इस समय जो है उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण 4 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और हर जिले में एक ऑक्सीजन टैंकर की नियुक्ति लगभग हो चुकी है। 73 जिले हैं, 64 टैंकर हमारे ऑक्सीजन के उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से पहले उत्तर प्रदेश देश में सबसे कम वैक्सीन की बर्बादी उत्तर प्रदेश में हो रही है और सबसे ज्यादा बर्बादी महाराष्ट्र में क्यों हो रही है? भाई अपने गिरेबान में आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए, ये एक महामारी का दौर है, इसमें चूसू महमे से काम नहीं चलेगा। इसमें जो है कंधे से कंधा मिला करके काम करना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने क्या विपक्ष की भूमिका का निर्वाह ईमानदारी से किया है? क्या जनता से आह्वान किया है कि आप लोग जाइए टीकाकरण कराइए? मैं समाजवादी पार्टी के बात करना चाहता हूँ। अखिलेश यादव जी ने राहुल गांधी मुख्यमंत्री है, शर्म नहीं आती? राहुल गांधी ने जो जो कहा वो हुआ। आप मुझे जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है या राहुल गांधी? अगला प्रधानमंत्री भारत का राहुल गांधी होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री 1947 में नहीं। समय रहते कोई नहीं चेता और उसी का परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है और अभी भी समय है। समय रहते अभी भी हम चीजों को सुधार लें तो शायद देश बच जाएगा, लोग बच जाएंगे। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आप दोनों ही मेहमानों को यहाँ रोकना चाहूंगी। शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी करते हुए ये बात कह दी है कि हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। 14 बड़े शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए, तभी जाकर आप कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। अब खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या यूपी सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव को माना जाएगा या फिर नहीं। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।